नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ प्राचीन समय से एक प्रथा बहुत प्रचलन में रही है। आपने भी कभी-कभी इसको देखा होगा, यद्यपि आज ये प्रथा देखने में नहीं आती क्योंकि ग्रामीण आंचल में आज आदमी रहना नहीं चाहता। ये प्राचीन प्रथा थी कि जब भी होली का जो उत्सव है गुजर जाता था और उसके बाद बैसाखी के बाद खेत खाली हो जाते थे, तो जितने भी किसान हैं, जितने भी हमारे जो अन्न उत्पादक मित्र हैं, वो अपने खाली खेतों में गाय के जो बड़े-बड़े झुंड होते थे, उनको बैठाते थे। उसके लिए गौपालकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। भेड़-बकरी जो पालते थे, उनको भी आमंत्रित करके अपने खेतों खेतों में कुछ दिन व्यतीत करने के लिए आमंत्रित किया जाता था। ऊँटों के रेवड़ चलते थे गुजरात से, राजस्थान से, तो उनको भी विशेष रूप से किसान आमंत्रित करके अपने खेतों में बैठाते थे, उनको खाने-पीने की व्यवस्था करते थे और कई बार यदि उनको धन की भी आवश्यकता होती थी, तो उसकी भी मदद करते थे। ये प्रथा बहुत अच्छी थी क्योंकि जैसे ही आपके खेतों में गाय-भैंस या ऐसे पशु बैठते हैं, तो वो काफ़ी मात्रा मल-मूत्र का त्याग करते हैं। गाय-भैंस या ऐसे पशुओं के मल-मूत्र में बहुत सारे ऐसे एक्टिव जैव रसायन होते हैं, एंजाइम होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो आपकी मिट्टी आपके खेत की मिट्टी को उर्वरता प्रदान करने में, उसकी जो पोषक तत्व संबंधी जो कमी है उसको दूर करने में मदद करते हैं। आज से 30-40 साल पहले भारत में जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो रासायनिक खाद हैं, उनके प्रयोग का इतना प्रचलन नहीं था। हमारे देश में फर्टिलाइजर का प्रचलन तो 1960 के बाद शुरू हुआ, लेकिन 70-80 तक उसमें कुछ ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, फिर अचानक तेज़ी आ गई। आज तो हालत ये है कि हर साल भारत में किसान 4 लाख करोड़ का जो केमिकल फर्टिलाइज़र है प्रयोग कर लेता है। लेकिन इसकी एक दूसरा पहलू भी हमारे सामने आ गया है। वो पहलू ये है कि हमारे जो खेती की ज़मीन है, अधिकांश हिस्सों में ज़हरीली हो गई है। उसके अंदर के जो सूक्ष्म तत्व थे वो ख़त्म हो गए हैं। उसकी उत्पादकता शून्य रह गई है और ये समस्या हमें एक खतरनाक संकेत दे रही है। पर ये जो स जो क अ, ये जो आज हमें खतरा लग रहा है, आज जो पोषक तत्वों की कमी हुई है या जो जो सक्रिय जीवाणु हमारे खेत में होते थे वो समाप्त हुए हैं। इसकी जो आशंका 40 साल पहले नहीं थी। हर तरह की फसलें सहजता से हो जाती थी, ना खेती को उतना पानी की आवश्यकता होती थी और जो थोड़ा बहुत जैव रसायन उनको मिल जाते थे। जैव रसायन का अर्थ मेरा है खाद के रूप में गोबर, गौमूत्र, ये चीज़ें उपलब्ध हो जाती थी, बायोमास उपलब्ध हो जाता था, उसी से भरपूर मात्रा में फसल होती है। यद्यपि हमें आज के सामने कुछ अलग तत्व दिखाए जाते हैं। इन तत्वों की इस कमी की तो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन जो इस प्रथा की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रथा बहुत अद्भुत थी। उस प्रथा में जैसे ही मई-जून के महीने में आषाढ़-बैसाख के आस-पास पशु आपके खेतों में बैठ के जाते थे, तो जो गोबर होता था, जो गौमूत्र होता था, वो उसमें उसमें मिट्टी में मिलकर एक एक तरह का असर करता था, एक्टिवनेस दिखाता था और उसके बाद जैसे ही मानसून की ऋतु शुरू होती थी, बरसात की बौछारें शुरू होती थी, तो उस बौछारों के माध्यम से गोबर और गौमूत्र में जो एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव तत्व होते हैं, जैव सक्रिय रसायन होते हैं, वो जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं मिट्टी में, जो पुरानी फसलों के अवशेष हैं, उन पे काम करते हैं और उनको पचाने में फिर एक चीज़ और भी मदद करती है। वो करती है गोबर में जो हज़ारों तरह के सूक्ष्म माइक्रोब्स होते हैं, हज़ारों तरह के जीवाणु होते हैं, वो उसको डिकम्पोज़िशन करने में, उसको खाद में बदलने में मदद करते हैं। और इससे हमारे जो खेतों की मिट्टी की जो उर्वरता थी, जो पहली फसल में थोड़ी बहुत कम हुई, क्योंकि प्रत्येक फसल में हमारी जो फसलें हैं, काफ़ी मात्रा में पोषक तत्वों को ज़मीन से सोख लेती हैं। इसलिए उसमें जो पोषक तत्वों की एक तरह से कमी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति हो जाती थी। और इसी के लिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारे खेत की मिट्टी में किसी तरह के पोषक तत्व कमी ना हो, हम फसल चक्र का प्रयोग करते थे। कभी गेहूँ लगाते थे, कभी उसमें साग-सब्जियाँ लगाते थे, कभी हम उसमें दाल उगाते थे। कई तरह की जो ढैंचा जैसी फसलें भी उसमें रोपित करते थे। इससे ये सभी फसलें अपनी जड़ों के माध्यम से कई तरह के पोषक तत्वों की आपूर्ति करती हैं। और गाय की बात की जाए, गाय के गोबर में तो ऐसे सैकड़ों तरह के जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म तत्व होते हैं।
जो अपनी सक्रियता से हर तरह की पोषक संबंधी ज़रूरत है उसकी आपूर्ति कर देते हैं। इसलिए ऐसी मिट्टी में किसी तत्व की कमी नहीं देखी जाती। आज से 40 साल पहले हमारी जो खेतों की मिट्टी थी उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जो इसको हम ह्यूमस कहते हैं। इस ह्यूमस में इस एक्टिव कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन में ही वो शक्ति रहती है कि जो हमारे पेड़ों को फलीभूत होने में मदद करती है, हमारी फसलों को तेजी से विकसित होने में, फसलों की जो उत्पादकता है उसको शीर्ष शिखर पर ले जाने की प्रयास करती है। और आज यदि हम देखें तो ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा है देश के अधिकांश हिस्सों में 0.25% के आसपास रह गई, यानी कि 1% का भी चौथा हिस्सा, और वो भी कई जगह समाप्त हो गई है। यदि बात हम अन्न के कटोरे के रूप में जाने जाने वाले पंजाब की करें तो पंजाब की मिट्टी में तो ऑर्गेनिक कार्बन शून्य स्तर पर पहुंच गया है। अब यही हाल हरियाणा का हो रहा है, यूपी के बहुत क्षेत्रों में हो रहा है, और महाराष्ट्र के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ भी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जरूर हो गई है। पोषक तत्व संबंधी दूसरी बातें करें, जिंक की बात करें, सेलेनियम की बात करें हम, या फिर आयरन की बात करें, कैल्शियम की बात करें, सल्फर की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, तो इनमें भी बहुत तेजी से कमी आई है। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनकी की जो मात्रा है 40% तक घट गई है। तो ऐसे में जिसको पूरा करने के लिए जो प्रथा हमारे यहाँ प्रचलित थी, उस प्रथा के माध्यम से हम अपनी मिट्टी की जो पोषकता है उसको सुधार सकते हैं, और इसी प्रथा को हमारे पूर्वज जानते थे। इसीलिए विशेष रूप से आमंत्रित करके पशुपालकों को अपने खेत में आमंत्रित करते थे, और उनके पशु गाय, बैल, ऊंट, भेड़ बकरी जो हमारे खेत में बैठते थे तो उनके गोबर गोमूत्र से जो हमारे खेतों की पोषकता थी वो पुनः समान स्तर पर आ जाती थी, क्योंकि मिट्टी के मध्य में जब ये गोबर गोमूत्र मिश्रित होते हैं तो अपनी सक्रियता से न केवल उस फसल के अवशिष्ट भाग को डिकम्पोज करते हैं, उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, बल्कि इनमें विद्यमान जो पोषक तत्व हैं उनको भी सक्रिय रूप दे देते हैं, और इसलिए दूसरी फसल जब उसमें लगाई जाती है तो वो फसल सहजता से अपने पोषक तत्वों को जमीन से शोषित कर लेती है। इसीलिए पहले इतनी मात्रा में जो ह्यूमस होता था, इतनी मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन होता था, तो बहुत सारे जीव जंतु भी पलते थे, केंचुआ स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते थे, बीटल्स होते थे, आसपास कई तरह के कीट पतंग भी रहते थे। और ये एक ऐसा चक्र था जिससे किसान के ऊपर जो आज का खर्चा है, आज का जो बोझ है फसल उगाने का, वो नहीं था, क्योंकि तब उसे न पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 2% से ज्यादा रहता है, वहाँ आज की तुलना में जो आज फसलों पर बीमारियों का प्रकोप होता है, उसकी तुलना में बीमारियों का प्रकोप 1/10 10वें अंश के बराबर रहता है। और यदि यही कार्बन का स्तर 4% को क्रॉस कर जाए तो निश्चित रूप से मानिए कि उसकी जो फसल है, उसकी जो मिट्टी है, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वहाँ सामान्यतः किसी तरह के रोगों का आक्रमण ही नहीं होता, और हो भी जाए तो वो स्वतः कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है। तो पशुओं को खेतों में बैठाने की जो प्रथा थी बहुत वैज्ञानिक थी, लेकिन आज हमने छोड़ दिया है। इस विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। इस विषय की जो मूल्यवान तथ्य है मैं आपके सामने रखूंगा, और ऐसी जो और जानकारियां हैं जो आज भी हमारे देश की कहीं सी दूर आंचल में प्रचलित है, उनकी जो रहस्यता है, उनके जो गूढ़ रहस्य है, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, प्रेस इसकी मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दें, और यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई समाधान है, तो उस समाधान के लिए भी आप मुझे मैसेज बॉक्स दे सकते हैं। निश्चित रूप से मैं उसका समाधान का जो मेरे को जो उसका समाधान मालूम है बताने की कोशिश करूँ। धन्यवाद मित्रों।